तो दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और ये कहानी हिमाचल की है। जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त मैं गर्मियों की छुट्टी में अपनी नानी के घर गई हुई थी। मेरी नानी का घर शिमला से 7 किलोमीटर दूर था। ये सन 2008 की बात है। मेरी स्कूल की छुट्टियां थीं तो मैं देहरादून से हिमाचल अपनी छुट्टियां बिताने गई हुई थी और मेरी नानी हिमाचल में मेरे मामा के साथ रहती थी। मेरे मामा को बचपन में पोलियो हो गया था, इसलिए उनके पैर बिल्कुल ख़राब थे। वो चल फिर नहीं सकते थे और दिमागी रूप से भी मेरे मामा जी थोड़े एबनॉर्मल थे। हमने कई बार उन्हें देहरादून हमारे साथ आकर रहने के लिए कहा, मगर नानी ने अपने घर को छोड़ने के लिए साफ मना कर दिया और बोली कि गांव के हवा पानी की वजह से ही वो जिंदा है। शहर के भीड़ भक्कड़ में उससे रहा नहीं जाएगा, जो कि ये बात सही थी। खैर, हम ही हर छुट्टियों में नानी से मिलने पहुंच जाते थे और 2008 की बात है। मैं उस वक्त 13 साल की थी। हमेशा की तरह मैं नानी के घर आई हुई थी। मेरी नानी का घर 2 मंजिला था और मैं सबसे ऊपर वाले कमरे में रहती थी। फिर एक रात में कमरे में अकेली सोई हुई थी। मेरी मम्मी नीचे वाले कमरे में नानी के साथ सोई हुई थी। मेरे मामा जी जिन्हें पोलियो था वो भी उसी कमरे में अपने बिस्तर पर पड़े रहते थे। और फिर एक रात करीब आधी रात में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई नीचे वाले कमरे से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ रहा हो। मैंने कंबल से मुंह बाहर निकाल के उस आवाज़ को गौर से सुना। हाँ, सच में कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा था। सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई थी, इसीलिए वज़न पड़ते ही वो लकड़ियाँ आवाज़ करने लगती। मगर वो आवाज़ ऐसी नहीं थी जैसे कोई नॉर्मल आदमी उस पे चढ़ रहा हो, बल्कि ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई बड़ी मुश्किल से उन सीढ़ियों में चढ़ रहा हो। रुक रुक कर मैं जानती थी कि वो मम्मी या नानी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आती तो मुझे आवाज़ देते हुए आती, ऐसी खामोशी से नहीं आती। और वो मेरे मामा जी भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे मामा जी चल फिर नहीं सकते थे। वो कदमों की आवाज़ एकदम मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। साथ ही अजीब सी भरी भरी सांसें लेने लगी। आवाज़ भी ऐसी थी मानो जैसे रोंगटे खड़े हो जाएं। और वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बीमार हो। मैं सांस रोक रोक कर अपने बिस्तर पर लेटी रही। मैंने हिलने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर मैं ज़रा भी हिलती तो मेरा फोल्डिंग बेड आवाज़ करने लगता और बाहर जो भी था उसको ध्यान मेरी तरफ आ जाता। फिर दोस्तों, लेकिन तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे आवाज़ करता हुआ खुलने लगा और मैं धीमे धीमे खुद को कंबल से ढकने लगी, मानो जैसे वो कंबल मुझे बाहर खड़े उस खतरे से बचा लेगा। मगर कंबल से खुद को ढकने के प्रोसेस में मेरा फोल्डिंग बेड हिल गया और उसकी आवाज़ से बाहर खड़ा वो जो भी था वो सतर्क हो गया। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से एकदम एक झटके में खुल गया। मेरे कमरे में एक नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने उसी की रोशनी में दरवाजे में उसे खड़े देखा था। वो मेरे मामा जी थे, मगर वो अजीब तरह से खड़े थे। पहले तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि मामा जी खड़े कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात जिसने मुझे डरा कर रखा हुआ था वो ये कि मामा जी की आंखों एकदम सफ़ेद थी, हाथ घुटने से नीचे तक लंबे थे और पैर आड़े टेढ़े मुड़े हुए थे। मैंने मामा जी को हमेशा बिस्तर में पड़े हुए देखा था,
मगर इस तरह से खड़े देखना मेरे लिए रूह कंपा देने वाला मंजर था। सिर्फ 13 साल की थी मैं, मगर मेरे अंदर खुद पर काबू पाने की अच्छी क्षमता थी। मैं अपने डर पर काबू पाकर चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। मेरे मामा जी, जो असल में मेरे मामा थे बल्कि वो कोई शैतान था, वो कमरे के अंदर घुसा और हवा में कुछ सूंघते हुए इधर उधर मुंह घुमाने लगा। तभी दोस्तों एकदम से घर के बाहर आंगन में एक आवाज़ आई, मानो जैसे कोई लाठी को जोर जोर से ज़मीन में मार रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर वो शैतान मेरे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे भागते हुए सीधा आंगन में चला गया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर मेरी नानी हाथ में डंडा लिए खड़ी हुई थी और वो शैतान मेरी नानी के सामने किसी बच्चे के जैसे चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद मेरी नानी ने ज़मीन में एक पुरानी सी मैली कुचैली चादर बिछाई और फिर से ज़मीन में डंडा मारा और वो शैतान चुपचाप डरते डरते सिकुड़कर उस चादर पर लेट गया, बिल्कुल मेरे मामा जी की तरह। फिर मेरी नानी ने उस चादर के चारों कोनों को पकड़कर एक गठरी बना ली और वो शैतान उस गठरी के अंदर बंद हो गया। मेरी नानी ने उस गठरी को अपने कंधे में लटकाया और फिर उन्होंने एक झटके से मुड़कर खिड़की की तरफ देखा। हाँ, उसी खिड़की की तरफ जिसके पीछे मैं खड़ी थी। मैंने तुरंत खिड़की से पीछे हटी और फिर मैंने पर्दों के पीछे ही देखा मेरी नानी के कंधे में गठरी टांग के जंगल की तरफ चली गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैंने खुद को पींच किया, खुद के गाल पर थप्पड़ मारा और तब मुझे पता लगा कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। मुझे डर लगने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकली। ये हकीकत है, कोई सपना नहीं। मुझे डर लगने लगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकली और डरते डरते सीढ़ियों से नीचे गई। मैंने अपनी नानी वाले कमरे में झांक कर देखा। मेरी नानी अपने बिस्तर पर नहीं थी। मेरे अपाहिज मामा भी अपने बिस्तर पर नहीं थे, मगर मम्मी अपने बिस्तर पर चैन से सो रही थी। मैं चुपचाप दबे कदम अपनी माँ के बेड के पास गई और मम्मी को जगाया, मगर मम्मी इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मेरे जोर से हिलाने पर भी वो जागी नहीं। तभी मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं चुपचाप से मम्मी के बेड के नीचे छुप गई, क्योंकि मैंने नानी को कमरे में दाखिल होते हुए देख लिया था। मामा जी भी बड़े अजीब ढंग से चलते हुए अपने बिस्तर पर आकर लेट गए। नानी मामा जी से बोली, अब चुपचाप सो जाओ, बाहर मत निकलना, ऊपर कमरे में मत जाना। तेरी बहन की बेटी है, वो तेरी बहन की ही बेटी है, वो उसे कुछ मत करना। बेड के नीचे और मैं बेड के नीचे छुपे हुए मैंने अपनी नानी की ये बात सुनी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी कि वो मेरे कमरे में जो शैतान था वो असली में मेरे मामा जी ही थे। मेरी धड़कनें तेज़ थी और सांसें में घबराहट। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उन्हें पता न चल जाए कि मैं बेड के नीचे छिपी हुई हूँ और उनकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। और कुछ देर तक मैं अपने डर पर काबू पाते हुए बेड के नीचे ही छिपी रही, मगर तभी अचानक मेरी नानी ने बेड के नीचे झांक कर देखा और अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, तू यहाँ क्या कर रही है? डर मत, बाहर आजा। फिर नानी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड के नीचे से बाहर खींच लिया। मेरी माँ अभी भी
गहरी नींद में सो रही थी। मैंने माँ को आवाज़ दी मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। माँ सोती रही और मैं रोती रही। मेरी नानी ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, डर मत बेटा, ये तेरा मामा अपाहिज ज़रूर है मगर ये कभी कभी नींद में चलने लगता है। पहले कभी इसे ये बीमारी नहीं थी मगर न जाने कैसे अब ये ऐसा करता है। कभी कभी तो ये चलते हुए पूरे गांव का चक्कर लगा लेता है। ये सुनते ही मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी और नानी ने कहा, बेटी ये तुझे कुछ नहीं करेगा। और मैं नानी की बात पूरे ध्यान से सुन रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे जो मैंने नानी से नहीं पूछे। ये कोशिश कर रही थी कि नानी समझ जाए कि मैं उनकी बात पर यकीन कर चुकी हूँ। मुझे तो ये मेरी नानी भी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और हो। मैं नानी के कमरे से निकलकर सीधा अपने कमरे में आई और दरवाजे को बंद करके अच्छे से सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचती रही कि नानी ने मेरे मामा जी को चादर में लपेटकर गठरी बनाकर पीठ में कैसे टांग लिया और फिर वो उन्हें जंगल में कहाँ लेकर चली गईं। मेरे मामा जी को पोलियो था, वो ठीक से चल फिर नहीं सकते थे। फिर वो ऊपर मेरे कमरे तक सीढ़ी तक चढ़कर कैसे आ गए और आखिर वो आए ही क्यों थे। नानी ने मामा जी से ये क्यों कहा कि वो मुझे कुछ ना करे। इन्हीं सारी सवालों में उलझते हुए कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। और जब सुबह हुई मेरी आंख खुली तब घर में कोहराम सा मचा हुआ था और नानी और मामा जी का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें बाग ले गया है, कुछ बोल रहे थे कि वो पहाड़ से नीचे नदी में गिरकर मर गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ से पूछा। माँ ने बताया कि नानी और मामा जी सुबह से गायब हैं। नानी रोज़ सुबह मामा जी को सैर पर लेकर जाती थी पर आज वो दोनों वापस नहीं आए हैं। जब लोग ढूंढने उनको गए तो लोगों को वो लोग कहीं नहीं मिले। और फिर मैं अपनी माँ को पिछली रात की घटना के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी दो आदमी भागते हुए कमरे में आए और बोले कि नानी और मामा जी की लाश पहाड़ के नीचे खाई में पड़ी हुई मिली है। फिर पुलिस आई और उनकी लाशों को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों की मौत पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से हुई है और उनकी मौत रात में ठीक 11 से 12 के बीच में हुई। ये बात सुनकर मुझे एक झटका लगा क्योंकि पिछली रात जब मैंने उन दोनों को देखा था तब रात का 1 बज रहा था। पोस्टमार्टम में ये भी पता चला कि नानी के दोनों गुर्दे पूरी तरह से खराब हो चुके थे। शरीर के अंदर एक बड़ा ट्यूमर भी था। नानी जल्द ही मरने वाली भी थी। गांव में ये बात फैल गई कि नानी ने ही मामा जी को पहाड़ से नीचे धक्का देकर मारा है और खुद भी पहाड़ से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी क्योंकि नानी जानती थी कि उनके मरने के बाद मामा जी की कोई उस तरह से देख रेख नहीं कर पाएगा जैसे नानी खुद करती थी। अब मुझे सब समझ में आ गया था। जिन्हें मैंने देखा था वो नानी और मामा जी का भूत ही था। मामा जी मुझे देखने मुझसे मिलने आए थे पर तभी नानी ने मामा जी को घर से बाहर बुलाकर एक चादर में लपेटा और कंधे में टांग कर वहाँ से चली गई। लेकिन अब उन्हें पता चला कि मैं डर रही हूँ तो उन्होंने वापस आकर मुझे शांत किया और मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। उनका इरादा मुझे डराना नहीं था लेकिन उस घटना से मुझे एक माँ का दिल
समझ आ गया कि अपाहिज बेटे की देखरेख एक माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। नानी ने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि वो किसी पर बोझ न बने और न ही लोग उसे दुत्कारें। तो दोस्तों देखो माँ का दिल कैसा होता है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।